देखिए आप लोगों के सामने है क्वेश्चन पेपर और ये केवीएस का क्वेश्चन पेपर जो जस्ट अभी हुआ है और मैं ताज़ा आप लोगों के लिए सबसे पहले यूट्यूब पर मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा पेपर था, इसको समझेंगे, मैं समझा के आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ताकि आगे आने वाली आपकी जो टीजीटी या फिर आर्ट से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये हेल्पफुल रहे। तो ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए देखेंगे और सबसे पहले मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है? तो सिंधु का हिस्सा कौन नहीं है? तो देखिएगा, रोपड़, लोथल, कालीघाट, कालीबंगा। आपको पता है रोपड़ भी सिंधु के अंतर्गत आता है, लोथल भी आता है, कालीबंगा भी आता है। तो क्या नहीं आता? कालीघाट नहीं आता। आंसर इज राइट इज 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सी है? तो कौन सी है? सांची, अमरावती, भरूच या बोध गया। तो ये जो सातवाहन शासकों द्वारा जो निर्मित स्तूप है ये है अमरावती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की जो मूर्ति निर्मित है वो किससे निर्मित है? मातृ देवी की मूर्ति के बारे में पूछा गया। लकड़ी, कॉपर, पत्थर या टेराकोटा। तो किससे निर्मित है? ये टेराकोटा से बनाई गई है। मातृ देवी की मोस्टली मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं और वो अधिकांश टेराकोटा में बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे निर्मित हैं। तो सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे किस में निर्मित हैं? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, कांस्य, बलुआ पत्थर या स्टेटाइट। तो देखिएगा, ये निर्मित है सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरे बनी है वो अधिकांश सबसे अधिक मोहरे स्टेटाइट में बनी है, मतलब ये सेल खड़ी में बनाई गई है। स्टेटाइट मतलब सेल खड़ी में बनाई गई है। मैंने देखिए बताया भी था, आप लोगों को ध्यान होगा आप लोगों को कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को याद रखना। अब ऐसा नहीं होता स्टेटाइट को क्योंकि सेल खड़ी कहते हैं तो वो आपको हिंदी वाले जो कॉलम है उसमें आपको वो सेल खड़ी लिख के दे, नहीं, वो आपको चेक करना चाहता है कि आपको दोनों लैंग्वेज आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि एग्जाम कोई भी आप जब फिल करते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है हिंदी और इंग्लिश की दोनों की मैंडेटरी होती है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है सिंधु घाटी से प्राप्त जो नर्तकी है, नर्तकी की मूर्ति बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया ढोकरा कास्टिंग, बलुआ, नक्काशी या लास्ट वैक्स कास्टिंग थी। तो ये कौन सी थी? ढोकरा वैक्स कास्टिंग थी। कौन सी थी? देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था ढोकरा कास्टिंग। तो ढोकरा कास्टिंग देखिए क्या होता है। ढोकरा कास्टिंग होता है ये जो धातु की ढलाई के लिए यूज की जाती है, जो इसमें दिया गया है ढोकरा कास्टिंग। तो ये धातु की ढलाई के लिए, क्योंकि धातु से बनी है जो ये नर्तकी की मूर्ति है, तो धातु की ढलाई के लिए यूज किया जाता है। और ये भारत में लगभग कितने वर्षों 4000 वर्षों से भी मतलब 4000 वर्ष पुराने टाइम से ये किया जा रहा है इसका यूज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता की जगह गुजरात में कहाँ है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो गुजरात में इनमें से जो मिलता है हमें क्या है? लोथल है, गुजरात में स्थित है लोथल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम है, राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या हड़प्पा। अब लोथल तो क्लियर हो चुका है क्योंकि लोथल कहाँ है? पीछे आया था, गुजरात में था। धोलावीरा, कालीबंगा या हड़प्पा। तो देखिएगा, जो राजस्थान में स्थित है वह कौन सा स्थल है? कालीबंगा। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर लेख के रूप में क्या है? पक्षियां हैं, टाइगर है, सर्प है, लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे हैं उन पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है? लिपि। तो आंसर होगा 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की आकृतियां निर्मित हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की जो आकृतियां वो किसमें बनी है? टेराकोटा मतलब मृण मूर्ति में, कांस्य, लकड़ी या पत्थर में बनी है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त देवी की आकृतियां वो किसमें बनी है? टेराकोटा में बनी है। किसमें बनी है? टेराकोटा में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है
हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है, हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है पुरुष धड़, उसका आकार क्या है? विशालकाय है, लाइफ साइज, जीवन चरित्र आकार है, लघु आकार है, छोटा, या जीवन चरित्र आकार से भी वृद्ध है, मतलब या बड़ा है। जीवन चरित्र का मतलब है जो एक नॉर्मल साइज होता है जीवन चरित्र का, जो लाइफ जो एक फिगर होती है उससे कितना बड़ा है। तो देखिएगा इसका जो आकार है वो कैसा है? वो लघु आकार के हैं। कैसे हैं? लघु आकार के हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की प्रखरता है शैलीगत, अमूर्त, योजनावत या वास्तविकता। कैसी प्रखरता है उसकी? तो उसकी जो प्रखरता बनाई गई है वो योजनावत है, योजना से बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, ये एक पात्र दिया गया है और इस पात्र को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें मैं बीच बीच में जैसे बताती रहती हूँ, जो भी चीज़ें आती हैं कि आपको वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो जैसे सिंधु, अगर ये तो सिंधु की आपको पता ही है, बट उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कई बार कि सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो चीज़ें सुरक्षित हैं पहले उनको ध्यान से देख लीजिएगा, और उसी के लिए मैंने फेसबुक पेज पे अपनी प्रोफाइल पे और फेसबुक पेज बनाया हुआ है, और आर्ट ज्ञान कला पेज पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। जो भी चीज़ों को मैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है उनको, जहाँ से मैंने पिक्चर्स को देखा है उनको मैं वहाँ पर सेव करती रहती हूँ। तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत आती हैं, स्पेशली जो दिल्ली में जो म्यूज़ियम है उससे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं देखती हूँ मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। उसके बाद जो अदर्स लाइब्रेरी में जो सुरक्षित हैं आप उनको सबसे पहले देखिएगा, तो ये चैप्टर से ही आपको पता चल जाता है। तो देखिए आप इसको देख रहे हैं, इस चित्र में दर्शित मिट्टी का बर्तन किस सभ्यता का है? तो इसके सभ्यता को पूछा गया है। तो चलिए सभ्यता के नाम को देख लेते हैं हम। तो देखिएगा इसकी सभ्यता के नाम पर अगर हम आते हैं, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन या सिंधु सभ्यता किसका है? तो आप जानते हैं ये किसका है। ये देखिएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। मृद भांड है, जार है, जो आप देखेंगे 2700 से 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व का ये पात्र है, और ये कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चमकीले काले, और इसमें जो कुछ रंग किए गए हैं देखिएगा, ठीक है, लाल रंग से, गेरू, हिरमिच, मिट्टी, इस तरह से इसी रंगों से बनाया गया है। देखिएगा नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाती है? महावीर, बुद्ध, शिव, विष्णु। तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से जो प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं हैं वो किस देवता को दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं आपके शिव को। किसको दर्शाती हैं? शिव को दर्शाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना था? तो कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा जो केंद्र बनाया गया था वह गुप्त काल, पाल, चोल या कुषाण। तो नालंदा बनाया गया था किस समय? गुप्त काल में। कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा गुप्त काल में केंद्र बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण था? चोल काल में तो देखिएगा गर्भगृह में स्थापित करने के लिए, मंदिर उत्सवों के लिए, बेचने के लिए या पृथक पूजा करने के लिए। तो इनका जो चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का जो कारण था वह था गर्भगृह में स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो गर्भगृह होता है उसमें भगवान को स्थापित किया जाता है, ठीक है, पूजा की जाती है, तो इसलिए कांस्य मूर्तियां भरपूर मात्रा में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन निकला है क्या? हाँ, 13वीं सदी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण की गतिविधि और स्पेस दिया है के अंतर्गत शुरू हुई? राजपूत राजा, मुगल, दिल्ली सल्तनत या तुगलक। तो 13वीं सदी में व्यापक पैमाने पर जो भवन निर्माण गतिविधि थी वो किसके समय में शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी आपकी दिल्ली सल्तनत के अंदर। किसके समय? दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मातृ देवी का संग्रह है, तो मातृ देवी का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, स्टेट म्यूजियम यूपी, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश। तो मातृ देवी की जो मूर्तियों का संग्रह भी मैं पीछे बता भी चुकी हूँ, वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, और कई बार मैंने पढ़ाते हुए बताया है कि ये जो चीजें सुरक्षित हैं ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाणकालीन
एक सेकेंड। कुषाणकालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? मथुरा संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय। तो देखिए कहाँ पर सुरक्षित है, तो कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की जो बैठी हुई प्रतिमा है वो कहाँ सुरक्षित है? मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये पिक्चर दी है, इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा पहले इसको, फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर हम चलते हैं वापस से। देखिए दिए हुए चित्र में अशोक स्तंभ पर मूल कौन सा फूल अंकित है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा फूल अंकित है? आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में आपको पढ़ाया भी जाता है, मैंने भी आपको समझाया हुआ है। तो चलिए अब ऑप्शन पर हम आ जाते हैं। तो देखिएगा, कुमुदनी, सूरजमुखी, कमल का फूल या गुड़हल का फूल। तो आपने देखा इस पर किसका फूल है? कमल का। मैं फिर से पीछे ले जाती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा कहाँ है कमल का फूल, मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा ये जो चीजें बनाई गई है इसको हम कहते हैं उल्टा कमल। इस तरीके से बनाई गई है ये आकृति, ठीक है। तो ये किस चीज की है? ये कमल के फूल की आकृति है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये है क्वेश्चन, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं की जाती? गारा जो होता है वो इसका क्या होता है? सामग्री, मतलब जो गीला मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सामग्री कहते हैं, मटेरियल जो है। तो बजरी, खड़िया, सीमेंट, मेथी दाना, और ये चार ऑप्शन दिए। तो देखिए बजरी क्या करती है, आप भी देखते हैं जब हम घर बनाते हैं तो वो छोटी छोटी जो कंक्रीट टाइप की होती है उसको बनाने से क्या होता है? पकड़ अच्छी हो जाती है, तो इसको तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये भी है। खड़िया भी क्योंकि इसमें मिलाया जाता है, उससे भी ये पकड़ अच्छी बनती है। सीमेंट को हम थोड़ा सा रख सकते हैं साइड में। मेथी दाना देखिए क्या होता है, वो चिपचिपा होता है, तो वो ग्रो जो बनता है ना उसको चिपकाने में बड़ा अच्छा काम होता है। आप देखते हैं पुराने समय में, क्योंकि मैं खुद भी ये काम कर चुकी हूँ, आप करके देखिएगा। मेथी दाने को भिगो के रखिए, उसको कूटिएगा, उसके साथ कागज के छोटे छोटे पीसेस को भिगो के रखिएगा, उसको कूट के एक मिक्सर बनाइए, और मिक्सर बनाने के बाद उससे आप कोई भी टॉय या कुछ भी बनाएंगे तो वो इतना पक्का होगा कि वो टूटेगा नहीं। तो मेथी दाने का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सीमेंट, सी होगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। अजंता की किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी का चित्र अंकित है? 16, 17, 1 या 9? तो ये आपको पता है किस गुफा में है। तो गुफा संख्या 16 में क्या है? मर्ती राजकुमारी का चित्र है। नेक्स्ट पर हम चल लेते हैं। अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, हिंदू। तो अजंता के जो अधिकांश चित्र बने हैं वो बौद्ध धर्म पर बने हैं, इसलिए हम बौद्ध धर्म को ज्यादा पढ़ते हैं। अदरवाइज उसमें अलग भी विषय से संबंधित चित्र हैं, बट अधिकांश अगर हम कहेंगे तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अजंता के किस गुफा संख्या में माया देवी का जो स्वप्न चित्र है वो चित्रित है? गुफा संख्या 2, 9, 17 या 16 में है? तो किस में है? ये है आपका गुफा संख्या 16 में चित्रित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चल लेते हैं। शुंग काल में निर्मित स्तूप निम्नलिखित में से किन सामग्री का प्रयोग हुआ है? तो मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, इष्टका एवं पाषाण। तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शंस यूज किया जाएगा वो इष्टका और पाषाण। इष्टका क्या होता है? ये होती है ईंट और पाषाण मतलब पत्थर का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भवन निर्माण में ट्राइबिएट से आर्किटेक्ट करने तरीके से परिवर्तन का परिचय कब हुआ? ट्राइबिएट देखिएगा, ट्राइबिएट क्या होता है? मंदिर वास्तुकला, गुफा वास्तुकला, स्तूप वास्तुकला या इंडो इस्लामिक वास्तुकला। तो ट्राइबिएट से जो आर्किटेक्चर करने का जो तरीका है, देखिएगा ये कौन सी शैली है आपकी? जो ट्राइबिएट। सबसे पहले शब्द को मैं समझा देती हूँ। तो ये जो शैली थी ये आपकी इस प्रकार की शैली थी जिसमें बीच में आप देखते हैं कि घर जो बने होते थे तो इसमें बीच में बीम लगा दिया जाता था, जिससे कि ये अधिक देर तक, मतलब अधिक लंबे समय तक ये टिकाऊ रहे। तो ये ट्राइबिएट इसकी आर्किटेक्चर का तरीका था, जो आप देखते हैं मोस्टली आपके घरों में जो है मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके घरों में बने होते हैं। जैसे ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच एक क्षैतिज भीम बनाया जाता था, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आप लोगों का गुफा वास्तुकला। भवन निर्माण के आर्किटेक्ट में परिवर्तन का परिचय जो है वो क्या है? आपकी गुफा वास्तुकला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, वास्तुकला में ट्राइबिएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है? तो वास्तुकला में ट्राइबिएट तरीके के अंतर्गत जो आता है, देखिए वो मीनिंग आपका पूछ लिया गया है। तो मीनिंग ये आएगा आपका ब्रैकेट स्तंभ लिंटन,
तोरण केंद्रीय पत्थर, ईंटें, पत्थर ईंट धातु, कंक्रीट ईंट पत्थर। तो इसमें आपका क्या आएगा, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा जो चीजें इसमें आती हैं, क्या आ जाएंगी, कंक्रीट ईंट पत्थर आ जाएंगी। उसी से भीम बनाया जाता था, कंक्रीट डल्दी होती थी, ईंट होते थे, पत्थर होते थे, लोहा होते थे। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये चीजें आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो कितनी है, 234। देखिए कितनी है, 234 है। कितनी है, 234। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल लेते हैं। कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन मोइन। तो ये इनके साथ भी संबंधित है। किसके साथ संबंधित है, देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार इन आकारों के मिश्रण से बना है। पॉलीगोनल और गोलाकार, गोलाकार और त्रिकोणीय, वर्गाकार और गोलाकार, त्रिकोणीय या वर्गाकार। तो ये बना है, कैसे बना है, गोलाकार और त्रिकोणीय बनाया गया है। कैसा बनाया है, गोलाकार और त्रिकोणीय बनाया गया है। ठीक है, गोल है, आप देखते हैं कुतुब मीनार ऐसे है और वो इस तरह से ऐसे गोल गोल बनी हुई है और उसमें ऊपर त्रिकोण से बने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्र पद्म पाणि बोधिसत्व के चित्र में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में इनमें से किस पुष्प को दिखाया गया है। तो अजंता के भित्ति चित्र पद्म पाणि बोधिसत्व, ये पहले भी आपका आ चुका है क्वेश्चन। तो गुड़हल, गेंदा, गुलाब या कमल। तो क्या है, इसमें कमल है। इनमें से क्या दिखाया गया है, कमल पुष्प को दिखाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिएगा ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं। विच वर्ल्ड फेमस टोम इज इंस्पायर्ड बाय द टोम सोन इन द गिवन पिक्चर। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा इसको, आपको ताजमहल की जैसी लग रही है। इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा। चलिए, कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है। देखिए वही उन्होंने लैंग्वेज का यूज भी किया हुआ है। देखिएगा, बीबी का मकबरा, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, एतमा उद्दौला का मकबरा। तो पूछा गया है, तो किस तरह से इसकी जो कॉपी है वो देखिएगा हुमायूं के मकबरे का जैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है ज्यामितीय आकार, रेखाएं, कैलीग्राफिक और पत्तियां, मानवाकृतियां। तो कुतुब मीनार पर जो सजावट में बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, तो ज्यामितीय आकार। पीछे भी आया क्योंकि त्रिकोण बना, पीछे बताया ना कि त्रिकोण के तरीके से बने हैं। तो आपको उसी से समझ जाना चाहिए कि सजावट में जो चीजें बनाई गई हैं वो ज्यामितीय आकार में बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संगमरमर पर जैस्पर से जड़ित कैलीग्राफी में है। तो क्या है, ऐतिहासिक सूचना, कुरान की आयतें, कविताएं, नूरजहां की जीवनी। तो क्या है इसमें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें लिखा है कुरान की आयतें। ठीक है, क्या है, कुरान की आयतें हैं। नेक्स्ट है, गोल गुंबज में स्थित है। गोल गुंबज में क्या स्थित है, गोलकुंडा, हैदराबाद, बीजापुर या अहमदनगर। तो गोल गुंबज में क्या स्थित है, बीजापुर स्थित है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था, जैन, हिंदू, बौद्ध या ईसाई। तो देखिएगा फाहियान जो भारत में आया था, तो फाहियान यहाँ पर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा नंबर 16 में, 9 और 10 में, 17 में या 1 में। तो देखिएगा ये जो हमें आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं ये मिलते हैं हमें गुफा संख्या 9 और 10 में। अब देखिएगा क्योंकि 10वीं गुफा की जॉन स्मिथ ने जब खोज की थी, 10वीं गुफा का द्वार सबसे ऊंचा है, तो इसकी खोज भी सबसे पहले की गई थी। ठीक है, तो आरंभिक चित्र इसी में हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्कूल ऑफ पेंटिंग रिप्रेजेंटेड इन द फोटोग्राफ। देखिए आप फोटोग्राफ में इस पेंटिंग को देख लीजिएगा ध्यान से। मैं हमेशा बोलती थी जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती थी कि देखिए एक चीज़ पर ध्यान देना है, जो भी पिक्चर्स, जो भी चित्र मैं पढ़ा रही हूँ उसको प्लीज़ आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर भी, अब मैंने फेसबुक प्रोफाइल पर भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, मैंने वीडियो देना शुरू कर दिए, इसीलिए ताकि मेरा कोई स्टूडेंट कहीं से छूट ना जाए। और मैं अब फेसबुक मैंने आर्ट नॉलेज क्लब के नाम से पेज भी बना रखा है, आर्ट ज्ञान कला के नाम से भी है, उस पर भी मैं पेंटिंग्स डालती हूँ, और गूगल आपके पास है ही हेल्प करने के लिए। तो पेंटिंग्स को मैंने मेनली बताया था कि पेंटिंग को सर्च करिएगा, जब तक आपको जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चित्र के बारे में आपको नहीं पता है तो आपकी नॉलेज 0 है। और वही चीज़ें देखिए यहाँ पर पूछी भी गई हैं।
चित्र दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या राजस्थानी शैली। तो ये जो है आप लोगों का जो पिक्चर्स दी गई है ये किस शैली की है। तो देखिएगा, आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो आपका चित्र है, आप देखिएगा ये जो पेंटिंग्स है आप लोगों की, ये किस शैली की है। तो ये जो है राजस्थानी शैली की है। कौन सी शैली की है, ये राजस्थानी शैली की पेंटिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्खन लघु चित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीबी में चांद बीबी कौन है। देखिए थोड़ा सा पलट दिया है, चांद बीबी पोलो तो गोलकुंडा की रानी है, अहमदनगर की रानी है, बीजापुर की रानी है, राजस्थान की रानी है। तो कहाँ की रानी है, गोलकुंडा की रानी है चांद बीबी पोलो खेलती हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल लघु चित्र चित्रित हैं, मुख्य रूप से मुगल जो लघु चित्र चित्रित हैं वो किस पर चित्रित किए गए हैं। तो इसमें उसका माध्यम पूछा गया है। तो मुगल लघु चित्र मोस्टली हैंडमेड कागज पर चित्रित किए गए हैं, क्योंकि ताड़पत्र पर भी नहीं है, पशुओं की खाल पर भी नहीं है, सिल्क के कपड़े पर भी कुछ कुछ चित्रित किया गया है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो वो हैंडमेड हस्त निर्मित कागज पर चित्रित किए गए हैं। लघु चित्रण में लेपिस लाजुली से कौन सा रंग प्राप्त होता है। ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आता भी है, हमेशा आता है, मैं आपको कई बार इसको समझा चुकी हूँ। लाल, पीला, ऑलिव ग्रीन या नीला। तो नीला रंग, क्योंकि लेपिस लाजुली को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था। अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं। मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता और यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था। तो कौन प्राप्त था, मतलब मुगल लघु चित्रकला का स्वर्ण काल या चरमोत्कर्ष काल किसके समय था, जहांगीर की। यथार्थता देखिए मतलब चरमोत्कर्ष काल किसके समय था, जहांगीर के समय था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार कौन है। बसावन, मीर सैयद अली, उस्ताद मंसूर या मनोहर। तो कौन है, उस्ताद मंसूर इसका चित्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों का चित्रण मंसूर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्र में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। राजपूत लघु चित्रण, मुगल लघु चित्रण, पहाड़ी लघु चित्रण या जैन लघु चित्रण। तो किसको दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है मुगल लघु चित्रण को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लघु चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण किसके द्वारा बनाया गया है। देखिए चित्र पूछा गया, उसके आर्टिस्ट पूछे गए, अबुल हसन, जगन्नाथ, मिक्सिन या हाजी मदनी। तो किसने बनाया है ये चित्र, मिक्सिन ने बनाया है। किसने बनाया, मिस्किन ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। आरंभिक रेखांकन, पृष्ठभूमि आकृति कार्य, व्यक्ति चित्र व पूर्ण वाद्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। तो राजस्थानी लघु चित्रण, पहाड़ी लघु चित्रण, दक्खन लघु चित्र, मुगल लघु चित्र। तो किसके आधार पर बांटा गया था, तो ये बांटा गया था आपका मुगल लघु चित्रण के आधार पर। ठीक है, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन। आरंभिक रेखांकन, पृष्ठभूमि आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण, ये रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर, क्योंकि आप देखते हैं कि व्यक्ति चित्रकार है और वहां पर छवि चित्रकार, सब अलग अलग चित्रकार हैं। तो ये कार्य किस में हुआ था, मुगल लघु चित्रकला में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था। अकबर, जहांगीर या शाहजहां या बाबर। तो बसावन जो चित्रकार था वह किसके समय था, अकबर के समय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए पिक्चर्स देख लीजिएगा, पहले बहुत ध्यान से देखिएगा पिक्चर्स। चलिए अब मैं इस पर चलती हूँ। तो पिक्चर्स में देखिए इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा। तो कृष्ण ने क्या किया हुआ है इस पिक्चर में, चलिए देखिएगा पिक्चर्स में। देखिए ये कृष्ण है और कृष्ण ने क्या ले रखा है, ये पर्वत ले रखा है, इस पर्वत को अपनी उंगली से उठा रखा है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। रासलीला, कलिया दमन, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए या विजयोल्लास। तो देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठा रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था, क्योंकि बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे।
मुगलों के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे या मुगल चित्रकला की नकल थी, या बीकानेर में मुगल लघु चित्र मौजूद थे। बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था, क्योंकि रीजन पूछा गया क्यों, तो देखिएगा रीजन है इसका, बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे। ठीक है, और एक विशेषता और मैंने बताई थी, बीकानेर शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकारों की अधिकता है। ठीक, चलिए, नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे, तो नूरुद्दीन जो कलाकार थे वो जयपुर, बीकानेर, बूंदी, किशनगढ़ किस जगह के कलाकार थे, तो ये कहाँ के कलाकार थे, नूरुद्दीन बीकानेर के। मैंने कलाकारों के नाम भी आप लोगों को लिखवा रखे हैं, तो कलाकारों के नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर अब हम चल लेते हैं। तो नेक्स्ट पे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि वो गलत दे रखा है इन्होंने। ये जो क्वेश्चन दे रखा है नंदलाल बोस का, ये गलत है। देखिएगा कैसे गलत है, इसको मैं समझा देती हूँ। क्योंकि इसका जो विषय है ये इन्होंने दे रखा है इसमें पौराणिक कथा, पौराणिक कथा नहीं थी। तो इसमें जो आपको पता भी है, नंदलाल बोस द्वारा जो निर्मित अधिवेशन के चित्रों का विषय था वो है क्या था, हरिपुरा। हरिपुरा का इन्होंने पूछा, तो हरिपुरा था इनका भारतीय ग्राम्य जीवन। क्या था, भारतीय ग्राम्य जीवन, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं कह सकती हूँ कि इसने सही मान लिया, लेकिन ये जो आता है वैसे दैनिक दिनचर्या में आ जाता है। ठीक है, भारत का जो ग्राम्य जीवन है उसकी, या फिर कहानी भी इसको हम मान सकते थे, बट इन्होंने पौराणिक कथा माना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी देश में हुआ था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अर्पणा को अनुपम सूद, अमृता शेरगिल या ईरा चौधरी, कौन है, अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी देश में हुआ था। बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थसारथी चित्रित किया गया था। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, छितेंद्रनाथ मजूमदार, तो किसके द्वारा चित्रित किया गया था, नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित चित्र 3 लड़कियों का माध्यम क्या है, टेम्परा, एक्रेलिक, तेल या जल रंग, तो क्या है, इन्होंने वाटर कलर में ही बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से राम किंकर वैज द्वारा निर्मित शिल्प संथाल परिवार का माध्यम क्या है, तो ये तो आपको पता ही है कि इसका माध्यम है सीमेंट कंक्रीट से इन्होंने बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, तो ये भी आप जानते हैं, नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया है, पीछे आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दिखाया गया है, काला, सफेद, हरा या लाल, किस रंग में दिखाया गया है, तो काले रंग में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र शीर्षक बच्चे का तकनीक क्या है, सीरीग्राफी, एचिंग या एक्वाटिंट, लिथोग्राफ या इंटेग्लियो, तो ये सोमनाथ से पूछा गया है, तो इसका जो माध्यम था बच्चे का वह लिथोग्राफ में ये चित्र इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कला के तत्व का भाग नहीं है, रेखा, तान, चित्रकला या पोत, तो ये भाग नहीं है, देखिएगा आपका चित्रकला का। ठीक है, कौन कला के तत्व का भाग नहीं है, तो कला का पूछा है तो चित्रकला नहीं है, रेखा, तान, पोत ये सब कला के तत्व के भाग हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है, नींबू पीला, लाल, नीला या नारंगी, गर्म रंग पूछा है, गर्म रंग का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नीला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं, अंतराल 1 क्या है, क्षेत्र है, रेखा है, पोत है या छाया प्रकाश है, तो अंतराल क्या है, एक क्षेत्र है, एक स्पेस है जहां पर आपको चित्र रचना करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज या पानी का गिलास, तो देखिए ये सभी क्या है, ये सभी ज्यामितीय आकार हैं, और आंसर होगा पानी का गिलास, ये ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेंसिल सर्वाधिक कठोर होती है, ये पेंसिल का मैंने आपको करवाया भी है, मैंने बताया भी था, H2B, 4B या 8B, तो देखिए जितना आप नंबर बढ़ाएंगे नीचे को उतना पेंसिल डार्क और सॉफ्ट होती जाएगी। ठीक है, लेकिन H का जो मतलब होता है वो होता है हार्ड, H4 हार्ड, तो ये जो H की पेंसिल होती है ये कठोर होती है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन तैल चित्रण तकनीक में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तीसी का तेल, कठोर बाल वाली तुलिका, ड्राई पेस्टल, तारपीन का तेल। तो कौन नहीं लाया जाता है? ड्राई पेस्टल तकनीक प्रयोग में, तेल चित्रण प्रयोग में नहीं लाई जाती, उसमें ड्राई नहीं लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। जो तारपीन का तेल होता है या अलसी का जो तेल होता है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। काला और सफेद रंग कहलाते हैं प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग या उदासीन रंग। तो काला और सफेद रंग जो है वो क्या कहलाते हैं? उदासीन कलर कहलाते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। क्यूब, प्रिज्म और बेलनाकार ज्यामितीय हैं। आकार, मानवाकृति, रूप, रेखा क्या है? तो ये जो क्यूब और प्रिज्म है ये कैसे हैं? ये आकार हैं। कैसे? क्यूब, प्रिज्म, बेलनाकार ज्यामितीय आकार हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। शहाबुद्दीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? तो शहाबुद्दीन चित्रकार हैं आपके मेवाड़ शैली के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है? मंसूर, शहाबुद्दीन, नूरुद्दीन या दाना। राजस्थानी शैली के चित्रकार कौन नहीं है? मंसूर किसके चित्रकार हैं? मुगल काल के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। चौगुन खिलाड़ी चित्र में राजकुमारियां कौन सा खेल खेल रही हैं? घोड़ी की दौड़, पोलो, शिकार या हॉकी। तो देखिए चौगान प्लेयर्स होता है, ये चौगान प्लेयर्स जो है ये घोड़ों का खेल होता है। सॉरी, ये जो चौगान प्लेयर्स खेल होता है ये पोलो होता है, जो चांद बीबी पोलो खेल रही होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा खेल है? ये पोलो है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नागर और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के कुछ चुनकर बने हुए मंदिर स्थापत्य का नाम बताइएगा। भूमिजा, देउल, बेसर, संधार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेसर के मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। कला इतिहास में देवी देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन कहलाते हैं शिलालेख अध्ययन, प्रतिभा लक्षण विद्या, मुद्रा अध्ययन या मूर्ति विद्या। तो ये कहलाते हैं आपके देवी देवताओं की जो मूर्तियों के अध्ययन है वो मूर्ति विद्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा मंदिर को। चित्र को देखकर मंदिर स्थापत्य शैली को पहचानना है। तो ये कौन सी शैली है? नागर, बेसर, द्रविड़ या भूमि। देखिएगा ये जो शैली आपकी आएगी ये कौन सी आएगी? द्रविड़ शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। नेक्स्ट पर हम देखते हैं। तूती नामक ग्रंथ चित्रण इनमें से किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान, तोता, कछुआ या हाथी। तूती नामक ग्रंथ चित्रण इनमें से संबंधित है आपका तोता, तोते की कहानी है इसमें। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति कैसी होती है? लाल, सफेद, हरा या नीला। तो ये पीछे आ चुका है, नीले रहेगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गुफा बाघोरा नदी के किनारे स्थित है? तो इनमें से एलिफेंटा, एलोरा, अजंता या लोमस ऋषि गुफा। तो अजंता जो है वो किसके किनारे स्थित है? बाघोरा नदी के किनारे स्थित है। अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की ग्रह है? चैत्य, संगोष्ठी, बिहार या बरामदा। तो कैसी है? चैत्य है। अजंता की जो गुफा संख्या 9 है वह एक चैत्य गुफा है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज में बीच वाले पट्टी का रंग क्या था? तो बीच वाली पट्टी का जो रंग था वह हरा था, लाल था, पीला था या सफेद था? कैसा था? तो पीला। जो राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज में बीच वाली पट्टी का जो रंग था वो कैसा था? तो ये प्रथम ध्वज की बात की जा रही है, तो प्रथम ध्वज में जो रंग था वह पीला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा रवि वर्मा का माध्यम नहीं था? ओलियोग्राफ, जल रंग, फ्रेस्को या तैल चित्रण। तो इन्होंने जल रंग में काम नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था? तो ये है आपका ऑप्शन नसीमबाग, बाल अगान, यात्राकांत, अशोक की रानी। तो इनका जो चित्र है यात्रा का अंत, बहुत ही फेमस चित्र है, ये पवित्रा प्रकाश में प्रकाशित हुआ था पत्रिका प्रवास में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व का आधार है। पुरातत्व की आध्यात्मिक ज्ञान है, मुद्रण चिन्ह है, रेडियो कार्बन डेटिंग है, यात्रा वितरण है। तो देखिएगा ये क्या है? ये है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग देखिए एक ऐसा पदार्थ होता है, अभी पीछे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कि जिससे हम ये जांच करते हैं
कि ये जो मतलब उस पर धातु पर हमें ये पता चलता है, जिस चीज की भी खोज हुई है उस चीज पर लगाकर हमें ये पता चलता है कि एक अनुमानित समय वो देता है कि इस चीज का समय ये है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जब नापा गया पुरातात्विक के आधार पर, तो रेडियो कार्बन डेटिंग की गई और उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और उसका समय ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मापा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या तिब्बत। सिंधु नदी का उद्गम जो स्थान है वो कौन सा है? भारत है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला के अवशेष नहीं मिलते हैं? मूर्ति कला, चित्रकला, आभूषण कला या बर्तन कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। किसके नहीं मिलते हैं? तो चित्रकला के अवशेष नहीं मिलते हैं, मूर्ति कला, आभूषण कला और बर्तन कला के अवशेष हमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लघु चित्र में प्रयोग होने वाली तुलिमा निर्मित हुई गिलहरी के बाल, घोड़े के बाल, भैंस के बाल या भैंस के बाल, भेड़ के बाल या भैंस के बाल, सॉरी। तो इसका आंसर होगा गिलहरी के बाल। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली जो तुलिका थी उसमें जो बाल यूज किए गए वो गिलहरी के बाल थे। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे किस शासक के कार्यकाल में मुगल लघु चित्र शैली का पतन हुआ था। तो ये आप जानते हैं किसके समय पतन हुआ था? औरंगजेब के समय। नेक्स्ट देखिएगा, इस पेंटिंग्स को ध्यान से देख लीजिएगा और इसमें पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र को किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया है? तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर। तो किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया है? ये जहांगीर की जीवनी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कबूतर का। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा। ये है निम्नलिखित चित्र कला किसका है? एचिंग का है, लिथोग्राफ का है, ड्राइंग का है या सीरीग्राफ का है? तो किसका है? ये एचिंग में बना चित्र है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ये इतना ही था, ये लास्ट हो गया आपके पेपर का। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा एचिंग को। आपने देखा एचिंग का, मैं चलिए थोड़ा सा आपको समझ। देखिए एचिंग जो होता है वो क्या होता है? एचिंग में जो एक डिजाइन तैयार करने के लिए किसी भी धातु की सतह को लिया जाता है और जो हिस्सा होता है उसकी कटाई के लिए एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एसिड का प्रयोग करने के बाद इसमें क्या है, उसको डिप किया जाता है। काटने के बाद, जो डिजाइन बनाने के बाद डिप किया जाता है, और इसमें तीव्र एसिड या मॉडरेट का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को ही एसिड एचिंग कहते हैं, और वही एचिंग का इसमें इस्तेमाल करके ये पूरा जो है चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो ये था आज का आप लोगों का पेपर, जो केवीएस का पेपर था। कैसा लगा आप लोगों को? समझ में आया, नहीं समझ में आया, कितना समझ में आया? तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं नए वीडियो में एक नई क्वेश्चन पेपर या फिर एक नई टेक्निक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे आज्ञा देंगे। थैंक यू सो मच।